आज हमारा अध्याय नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। तो परिभाषा। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे हम धातु के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नेहा, जैसे पीना, खाना, रोना, दौड़ना, हंसना आदि। यहाँ सब क्या है? यहाँ सब क्रिया हैं। जैसे एग्जाम्पल है, नेहा गा रही है। गाना क्या है? क्रिया है। बच्चा खेल रहा है तो खेलना क्या है? क्रिया है। ऐसे उपरोक्त वाक्यों में गा रही है, खेल रहा है आदि शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्रिया के उदाहरण हैं। तो यहाँ सब क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। तो क्रिया का साधारण रूप किसे कहते हैं? धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। साधारण रूप कहते हैं। जैसे क्रिया के धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। अर्थात जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे जाना, पाना, खाना, सोना, खेलना आदि। इन सभी साधारण रूपों के अंत में लगे ना को निकाल देने के बाद क्रिया का जो रूप मूल रूप से बचता है उसे धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना जुड़ने के बाद जो शब्द होता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे जाना, पाना, खाना, सोना, खेलना आदि। यहाँ सब क्या है? यहाँ क्रिया है। लेकिन इन सभी साधारण रूपों रूपों के अंत में से लगे ना को निकाल देने के बाद क्रिया का जो मूल रूप बचता है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना लिखना, पा प्लस ना पाना, जा प्लस ना जाना। तो लिख और पा और जा यहाँ क्या? क्रिया के मूल रूप यानी धातु हैं। इसमें क्रमशः लिख, पा, जा आदि क्रिया का मूल रूप या धातु है। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रियाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से? धातु से जैसे खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना। संज्ञा से हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। और विशेषण से चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना और दोहरा से दोहराना। तो क्रिया 3 रूपों से बनती है, धातु से, संज्ञा से एवं विशेषण से। क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है, कर्म या रचना या बनावट के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर। कर्म या रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। क्रिया का विभाजन 2 तरह से होता है, कर्म या रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और तो कर्म या रचना या बनावट के आधार पर अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया होती है। कर्म या रचना या बनावट के आधार पर 2 प्रकार, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर होते हैं 5 प्रकार की, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है 5 प्रकार की, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। अ प्लस कर्म अर्थात बिना कर्म के। आ का अकर्म मतलब है जहाँ कर्म ना हो। अकर्मक का अर्थ क्या है? जहाँ कर्म ना हो। अकर्म का अर्थ क्या है? जहाँ पर कर्म ना हो। जैसे आ नहीं कर्म यानी कर्म नहीं अर्थात बिना कर्म के। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यातव्य है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यातव्य है कि अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम रोता है, अब यहाँ पर इनको पहचानने की ट्रिक और है। जैसे राम, यहाँ पर प्रश्न करेंगे हम, राम क्या सोता है, तो क्या का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया ही होगी। ऐसे ही पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, बल्कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है सीधा, तो अकर्मक क्रिया है, कर्ता क्रिया है, यहाँ पर भी कर्ता क्रिया है। जैसे ही रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी क्या चलती है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। ऐसे राम हंसता है, राम क्या हंसता है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कर्ता का प्रभाव है। उपयुक्त वाक्यों में रोता है, उड़ते हैं, चलती है, हंसता है क्रिया है, जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पर क्रमशः राम, पक्षी और रेलगाड़ी और राम पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं आया, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में कर्म नहीं आया, यहाँ अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण, जैसे लड़का सोता है, लड़का क्या सोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। मीरा जोर से हंसी, मीरा क्या जोर से हंसी, उत्तर नहीं मिल रहा है। पानी बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा। हवा चल रही, हवा क्या चल रही, वहाँ चल रहा, वहाँ क्या चल रहा, तो इन सब में क्या अकर्मक क्रिया है। कुछ अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी, जैसे सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, मरना, रूठना, दौड़ना, मुस्कुराना, लजाना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पिसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, उलझना, कूदना, भागना, यह सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो कुछ अकर्मक क्रिया के उदाहरण क्रियाएं कौन सी हैं, सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, मरना, रूठना, दौड़ना, मुस्कुराना, लजाना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पीसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना, पादना, यह सब क्या है, अकर्मक क्रिया। ध्यान दें, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, किंतु हमें प्रश्न करने पर कौन का उत्तर मिल जाता है। जैसे उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न करने पर क्या, किसे, किसका आदि का उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, किंतु कौन का जवाब प्राप्त हो रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। क्या, किसे, किसका का जवाब नहीं मिल रहा है तो वहाँ कर्मक क्रिया है, और कौन का जवाब मिल रहा है तो वहाँ अकर्मक क्रिया है। जैसे लड़का कौन सोता है, तो लड़का कौन सोता है, लड़का सोता है, कौन सोता है, लड़का सोता है, तो कौन का उत्तर मिल रहा है। लेकिन लड़का क्या सोता है तो उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यातव्य की सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यातव्य की सकर्मक क्रिया के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ध्यातव्य है कि सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यातव्य है कि सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो प्रश्न करेंगे मैं क्या लिखता हूँ, तो प्रश्न उत्तर मिल रहा है पत्र, तो पत्र क्या है, कर्म, और मैं क्या करता और लिखता क्या हूँ, क्रिया, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, रावण ने क्या मारा, रावण को मारा, उत्तर मिल रहा है कर्म, रावण क्या है, कर्म, तो प्रधानता किसके, कर्म की, तो कर्म सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम क्या करता, मारा क्या, क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। ऐसे ही भंवरा फूलों का रस पीता है, तो क्या भंवरा क्या पीता है, फूलों का रस, उत्तर मिल रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं लिखता हूँ, मारा और पीता है का सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर क्रमशः पत्र, रावण और फूलों के रस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के लिखता हूँ, मारा और पीता है का सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर क्रमशः पड़ रहा है। कर्म पत्र रावण को, क्रमशः पत्र रावण को और फूलों पर पड़ रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। असकर्मक क्रिया के उदाहरण, सुरेश ने फल खरीदे, ने यहाँ पर विभक्ति भी आ रही है, यहाँ पर कारक भी आ रहा है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सीमांत पकौड़े खा रहा है, नौकर चिट्ठी लाया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, सीमा ने गाना गाया है, राहुल काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया है। ध्यान दे, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका चाहिए, किसका आदि का जवाब
उत्तर प्राप्त हो तो हमें समझना चाहिए कि उपरोक्त क्रिया सकर्मक क्रिया है। जैसे पहले वाक्य में प्रश्न करने पर कि मैं क्या लिखता हूँ तो इसका जवाब मिलता है पत्र लिखता हूँ, अतः यह सकर्मक क्रिया है। ध्यान दें कि यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब प्राप्त हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि उपरोक्त क्रियाएं सकर्मक है। जैसे पहले वाक्य में प्रश्न करने पर कि मैं क्या लिखता हूँ तो इसका जवाब मिलता है कि पत्र लिखता हूँ, अतः यह सकर्मक क्रिया है। और कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। जैसे ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि। भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि इन वाक्यों में प्रयोग के आधार पर ही इनका निर्धारण हो पाता है कि ये क्रिया अकर्मक हैं या सकर्मक हैं। यह कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। जैसे भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि इनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही इनका निर्धारण हो पाता है कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। एक कर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक क्रम वाली और कुछ दो क्रम वाली होती हैं, और जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही क्रम होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही क्रम हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही क्रम हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक क्रम वाली और कुछ दो क्रम वाली होती हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही क्रम होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही क्रम हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो इसमें एक ही क्रम है पुस्तक के क्रम है, पढ़ता के क्रिया, तो यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। जैसे रमन ने खाना खाया तो खाना क्या क्रम है, खाया क्या क्रिया, तो यहाँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया। उपरोक्त वाक्यों में एक ही क्रम पुस्तक एवं खाना आया है, अतः ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है? द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त जो सकर्मक क्रियाएं दो क्रम वाली होती है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्मों वाली होती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त क्रिया है जो दो कर्मों वाली होती है उन्हें द्विकर्मक क्रिया। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा क्या करता, गाय क्या कर्म है, चारा क्या कर्म है, क्रिया, और खिलाया क्या क्रिया है। तो दीपा ने चारा खिलाया तो किसको चारा खिलाया, गाय को। किसने खिलाया, वो किसको चारा खिलाया, गाय को। किसको खिलाया, क्या खिलाया, चारा। तो इसमें एक सकर्मक होगा वह सजीव होगा और एक सकर्मक निर्जीव होगा। तो एक सकर्मक सजीव है, एक सकर्मक निर्जीव है। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया है, इसमें दो कर्म है, गाय और चारा। ऐसे ही शिवम ने रावल को पैसे दिए, तो इसमें भी दो कर्म है, रावल और पैसे। तो एक यहाँ सजीव कर्म है, यहाँ निर्जीव कर्म है, तो इसमें एक सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव कर्म होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। यहाँ पहले वाक्य में दो कर्म है, गाय और चारा, एवं दूसरे वाक्य में दो कर्म है, राहुल और पैसे। अब अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाने के नियम। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाने के नियम निम्न है। अकर्मक क्रियाओं दो अक्षर धातु में प्रथम अश्व स्वर आ को दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित कर अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। अकर्मक क्रियाओं में दो अक्षर धातु में प्रथम ह्रस्व स्वर जैसे का, काटना। प्रथम ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर आ को दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित कर अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे कटना से काटना, तो यहाँ पर का में आ जोड़ दिया है तो काटना हो गया। ऐसे ही मरना से मारना सकर्मक क्रिया, लदना से लादना सकर्मक क्रिया, डलना से डालना सकर्मक क्रिया, टहलना से टालना सकर्मक क्रिया, और बिगड़ना से बिगाड़ना सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं तीन अक्षर धातु में कि द्वितक अश्व स्वर। अब इसमें द्वि अक्षर धातु कैसे बोला जाए, कटना, ना नहीं है इसमें, कट दो अक्षर है, मर दो अक्षर है, लद दो अक्षर है। ऐसे ही इसमें तीन अक्षर क्यों लगे, जैसे बिगड़ पूरी धातु है, ना प्रत्यय वाला होता है। अकर्मक क्रिया तीन अक्षर धातु में, तीन अक्षर धातु के द्वितक अश्व स्वर आ को
द्वितक ह्रस्व स्वर आ को, इसमें द्वितक ह्रस्व स्वर कौन सा है, जहाँ आ, यहाँ पर गा को हो जाएगा। ह्रस्व स्वर आ को दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित करके सकर्मक से अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। अकर्मक क्रिया 3 अक्षर धातु में द्वित ह्रस्व स्वर आ को दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित करके अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे बिगड़ना से बिगाड़ना, इसमें बिगड़ 3 अक्षर है और बिगाड़ना भी है, तो बिगड़ धातु है इसमें, तो जहाँ पे बीच वाला क्या है, द्वितीय है, इसको बड़ा कर देंगे, तो बिगड़ना से बिगाड़ना, जैसे उखड़ से उखाड़ना, निकलना से निकालना हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा अकर्मक क्रियाओं के प्रथम वर्ण ई को ए में और एवं ऊ को बड़ा ऊ में ऊ ओ तथा बड़ा ऊ को ओ में परिवर्तित करके अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। तो अकर्मक क्रिया किस तरह से बनाई जा सकती है, ई को ए में, प्रथम वर्ण के ई को ए में ऊ तथा ऊ को ओ में परिवर्तित करके अकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे गिरना से गिरना, इसमें ई को ए में बदल दिया है। जैसे छिदना से छेदना सकर्मक क्रिया बनी है। प्रेरणा से प्रेरणा सकर्मक क्रिया बनी है। दिखना से देखना सकर्मक क्रिया बनी है। जैसे मुड़ना, ऊ को ओ में बदल दिया, मुड़ना से मुड़ना सकर्मक क्रिया बनी है। खुलना से खोलना सकर्मक क्रिया बनी है। जुतना से जोतना सकर्मक क्रिया बनी है। रुकना से रोकना सकर्मक क्रिया बनी है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, अकर्मक क्रियाओं के प्रथम वर्ण को ऊ अथवा ऊ को ओ में तथा द्वितीय वर्ण टा को ड़ा में परिवर्तित करके अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। अकर्मक क्रियाओं के प्रथम वर्ण के ऊ तथा ऊ को ओ में तथा द्वितीय वर्ण टा को ड़ा में परिवर्तित करके अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई। जैसे फूटना से फोड़ना, तो ऊ को ओ में बदल दिया और टा को ड़ा में बदल दिया। फूटना से फोड़ना सकर्मक क्रिया। झूठना से जोड़ना सकर्मक क्रिया। छूटना से जोड़ना सकर्मक क्रिया। छूटना से छोड़ना सकर्मक क्रिया। जुटना से जोड़ना सकर्मक क्रिया बनी है। अब व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति एवं रचना की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ या मूल धातु, यौगिक धातु या क्रिया। रूढ़ या मूल को हम धातु कहते हैं, यौगिक धातु को क्रिया कहते हैं। रूढ़ या मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। रूढ़ या मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते। जैसे जा, खा, पी, रह, कर, बैठ, चल आदि, यहाँ क्या, यहाँ स्वतंत्र और मूल धातु है। और यौगिक धातु क्रिया, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे उठना से उठाना, करना से कराना, बात से बतियाना, पढ़ से पढ़ाना, खाना से खिलाना आदि, यहाँ क्या है, यौगिक धातुआं हैं। अब यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचनाएं 3 प्रकार से होती हैं। यौगिक धातु की रचनाएं कितने प्रकार से होती हैं, तो 3 प्रकार से होती हैं। यौगिक धातु की रचनाएं हमें 3 प्रकार से देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार से देखने को मिलती हैं यौगिक धातु की रचनाएं, यौगिक धातु की रचनाएं हमें 3 प्रकार से देखने को मिलती हैं। जैसे धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। नंबर 1 है, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। नंबर 2 है, संज्ञा एवं विशेषण शब्दों से नाम धातु बनता है। संज्ञा एवं विशेषण शब्दों से नाम धातु बनता है। 3 है, अनेक धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अनेक धातुओं को संयुक्त मिलाने से संयुक्त क्रिया बनती हैं। तो क्या है, धातु से प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं और संज्ञा या विशेषण शब्दों से नाम धातु बनना होता है। और अनेक धातुओं का संयुक्त करने से संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अब हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। कर्ता के जिस रूप से हमें यहाँ पता चले कि कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो किसी दूसरे से बनवाया है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माँ ने पिताजी द्वारा सामान मंगवाया, तो यहाँ पर किसी अन्य द्वारा मंगवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ाई, तो पुस्तक पढ़ाई है किसी अन्य से, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होती है, उसमें कितने कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा प्रदान करने वाला, एक होता है प्रेरित कर्ता अतः प्रेरणा लेने वाला। एक होता है प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। प्रेरक कर्ता किसे बोलते हैं, जो प्रेरणा प्रदान करता है उसे प्रेरक कर्ता बोलते हैं, और प्रेरित कर्ता किसे बोलते हैं, जो प्रेरणा लेने वाला होता है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम क्या प्रेरक करता है क्योंकि यहाँ प्रेरणा दे रहा है, लक्ष्मण क्या प्रेरित करता है क्योंकि यहाँ प्रेरणा ले रहा है, और लिखवाता है क्या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ क्या है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरा है हमारा अजय ने विजय को जगाया, अजय क्या है प्रेरक करता, विजय प्रेरित करता, तो जगाया प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। मूल धातु में आना एवं बाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है, आना या बाना प्रत्यय जोड़ने से, आना या बाना प्रत्यय जोड़ने से होता है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। मूल धातु में आना एवं बाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। मूल धातु में आना एवं बाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। और मूल धातु कौन सी, जैसे गिरना, गिरना से प्रथम प्रेरणार्थक गिराना बनेगा, द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना बनेगा। ऐसे ही जगना मूल धातु से जगाना प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा। ऐसे ही उठना से उठाना उठवाना, लिखना से लिखाना लिखवाना, उड़ना से उड़ाना उड़वाना, सुनना से सुनाना सुनवाना, चलना से चलाना और चलवाना। यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। वहाँ क्रिया के इस रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, वह खा चुका है, तो यहाँ भी क्रिया है खाना, और चुका भी क्या क्रिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगी संयुक्त क्रिया। वह खा चुका है और वह क्या करता है, तो खा चुका यहाँ क्या है, संयुक्त क्रिया है। जैसे राहुल गीता पढ़ने लगा है, तो पढ़ने क्या है क्रिया, लगा क्या क्रिया, तो यहाँ क्या संयुक्त क्रिया है। तो राहुल गीता पढ़ने लगाएगा, और कर्ता राहुल के कर्ता गीता के कर्म है। तो उपरोक्त वाक्य में क्रमशः दो क्रियाएं खा चुका तथा पढ़ने लगा का प्रयोग हुआ है, अतः यह संयुक्त क्रिया है। यहाँ क्या संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रियाओं के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाओं के कितने भेद होती हैं, तो 11 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं, 11। कौन से, आरंभ समाप्ति अवकाश, आरंभ समाप्ति अवकाश, आरंभ समाप्ति अवकाश, अनुमति नित्यता इच्छा, अनुमति नित्यता इच्छा शक्ति, अनुमति नित्यता इच्छा शक्ति, आवश्यकता निश्चय अभ्यास पुनरुक्ति, आवश्यकता निश्चय अभ्यास पुनरुक्ति। तो आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक, पुनरुक्ति बोधक। यहाँ क्या है, यहाँ सभी संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, झूठ से जुटलाना, स्वीकार से स्वीकारना, गर्म से गरमाना। नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे ही नाम बोधक
या नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से विनाश, विनाश संज्ञा है, करना क्रिया है, तो विनाश करना यहाँ क्या आ जाएगी, नाम बोधक क्रिया। जैसे पतन संज्ञा है, करना क्रिया है, तो पतन करना क्या आ जाएगी, ये नाम बोधक क्रिया। लाठी संज्ञा है, मारना क्रिया है, तो लाठी मारना क्या हो जाएगी, संयुक्त नाम बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही विशेषण से, विशेषण से क्या हो जाए, सुखी रहना, सुखी क्या है, विशेषण है, रहना क्या क्रिया है, तो सुखी रहना क्या हो जाएगी, इस नाम बोधक क्रिया। ऐसे दुखी रहना, दुखी क्या है, विशेषण है, और रहना क्या क्रिया है, तो दुखी रहना क्या हो जाएगी, विशेषण क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही निराश विशेषण है और होना क्रिया है, तो विशेषण क्रिया क्या हो जाएगी, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया केवल संज्ञा और विशेषण की बात हुई है, यहाँ पर संज्ञा और विशेषण की सर्वनाम की बात नहीं हुई है। नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम में विशेषण की बात हुई है। ध्यान दें, नाम बोधक क्रियाएं एवं संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में क्रिया के मेल से बनती हैं, जबकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बनती हैं। नाम बोधक क्रियाएं एवं संयुक्त क्रियाएं अलग अलग है। नाम बोधक क्रियाएं एवं संयुक्त क्रियाएं अलग अलग है, क्योंकि नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण से, विशेषण में संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में क्रिया के मेल से बनती हैं, जबकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बनती हैं। अब हमारे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक सहायक क्रिया तो कभी कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। हिंदी भाषा में सहायक क्रियाओं का प्रयोग बड़े व्यापक स्तर पर होता है और इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक सहायक क्रिया तो कभी कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। हिंदी भाषा में सहायक क्रिया का प्रयोग व्यापक बड़े स्तर पर होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे राम जाता है, जाता क्या मुख्य क्रिया है, क्या सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट कर रही है। जैसे ही राहुल जगे हुए थे, तो राहुल जगे हुए क्या मुख्य क्रिया, हुए थे क्या सहायक क्रिया। ऐसे ही मैं पढ़ा था, पढ़ा क्या है मुख्य क्रिया, था क्या सहायक क्रिया। वह गाता है, गाता क्या मुख्य क्रिया है और सहायक क्या है, वो है क्या सहायक क्रिया है। उपरोक्त वाक्यों में जाना, जगना, पढ़ना, खाना आदि मुख्य क्रियाएं, जबकि इनकी सहायक क्रियाएं है, हुए, हे, था। अब है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी नहाना। बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले उसने दूध पिया फिर सोया, तो दूध पीकर क्या जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, तो पहले उन्होंने हवन कराया फिर कथा कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कराकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऐसे उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो यहाँ पर क्या जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ पूरक शब्द क्या है, राष्ट्रपिता, तो यहाँ अपूर्ण क्रिया है। जैसे तुम हो, तुम क्या हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख हो, तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, पूरक शब्द है। पूरक शब्द का प्रयोग है। पूरक शब्द क्या हो सकता है, यहाँ पर संज्ञा अथवा विशेषण हो सकता है। तो तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, तो यहाँ पर क्या अपूर्ण क्रिया है, पूर्ण क्रिया नहीं है, अपूर्ण क्रिया है। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता एवं बुद्धिमान शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य में स्पष्टता आ जाएगी। अतः ये दोनों शब्द राष्ट्रपिता एवं बुद्धिमान पूरक शब्द हैं। दोनों शब्द राष्ट्रपिता एवं बुद्धिमान क्या पूरक शब्द हैं। अब क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं,
जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया जाता है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहता है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किसमें होगा? एक क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग शब्दों में होता है। जब क्रियाओं का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या है? यहाँ पर क्रिया है, तो ये किसकी तरह प्रयोग हो रही है? संज्ञा की तरह। यहाँ क्या हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। ऐसे ही टहलना एक अच्छा व्यायाम है, देश के लिए मरना गौरव की बात है। उपरोक्त वाक्य में टहलना एवं मरना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। उपरोक्त वाक्यों में टहलना एवं मरना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खटपट से खटखटाना, धड़ धड़ से धड़ धड़ाना, थर थर से थर थराना, सन सन से सन सनाना, थप थप से थप थपाना, चर चर से चर चर चराना, यहाँ सभी के यह अनुकरणात्मक क्रिया हैं। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ कौन सी क्रिया कहलाती है? वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, चलना, खाना, रोना आदि। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, चलना, खाना, रोना आदि। यहाँ क्या सामान्य क्रिया? जैसे आप आए, वहाँ नहाया, एक ही क्रिया का प्रयोग है तो यहाँ क्या हो जाएगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। अब सजातीय क्रिया, वे क्रिया जिसमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है, तो बोलियां क्या है? कर्म है, बोलता क्या है? क्रिया है। तो यहाँ बोलियां बोल शब्द से बनी है, तो सेम समान शब्द से बनी है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी? सजातीय क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में कर्म एवं क्रिया दोनों बोल धातु से बने हैं, अतः यह सजातीय क्रिया का उदाहरण है। सजातीय क्रिया के उदाहरण जैसे श्याम ने खाना खाया का धातु से बना है, और धोनी ने अच्छा खेल खेला, खेल धातु से बना है। भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ धातु से बना है। उसने अच्छी चाल चली, चाल धातु से बना है। तो इनमें समान शब्द हैं, खाना खाना, खाना खाया, खेल खेला, लड़ाइयाँ लड़ी, चाल चली, यहाँ सब क्या है? सजातीय क्रिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बातचीत पढ़ेंगे।